हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। वेलकम बैक टू द चैनल। नाजरीन, पिछली एपिसोड में हमने बात की थी हिस्ट्री के बारे में कि आज़ाद हुई थी जब दोनों मुल्क इंडिया और पाकिस्तान, तो कंडीशन क्या थी दोनों की, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या क्या पॉलिसीज दोनों ने अडॉप्ट की थी। और हम पहुंचे थे 1991 के इकोनॉमिक क्राइसिस पे, और हमने उस पे बात की थी। आज हम बात करेंगे 1991 के बाद ऐसा क्या होता है कि दोनों मुल्कों में से एक तरक्की की राहों पे गामजन हो जाता है और दूसरा डाउनफॉल का शिकार हो जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। 1991 एक बड़ा ही डिसिसिव ईयर था दोनों कंट्रीज के लिए, इंडिया के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी। पहले पाकिस्तान की बात करते हैं। पाकिस्तान में भी ये जो 1990s वाला एरा था, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पॉलिटिकल केओस था, लेकिन नवाज शरीफ कुछ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लेके आते हैं। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ये एजेंडा लेके आते हैं नवाज शरीफ। जितनी भी पब्लिक एंटरप्राइजेस थी उनको प्राइवेटाइज कर दिया जाता है, जो कि जुल्फकार अली भुट्टो ने नेशनलाइज की थी। उसके अलावा जो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग थी उसको उन्होंने ख़त्म कर दिया था, और जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट थी उस पर से रिस्ट्रिक्शंस उठा दी थी, और जो एक्सपोर्ट्स पे टैक्सेस थे उनको कम कर दिया था। यही मोर और लेस वो रिफॉर्म्स थी जो कि इंडिया भी लेके आया था। लेकिन पाकिस्तान की ये रिफॉर्म्स सिर्फ और सिर्फ पेपर की हद तक महदूद थी, सिर्फ रिटन थी, इस पे कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती है। इंडिया ने इनको इम्प्लीमेंट किया और इंडिया दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है। हम देखते हैं कि इंडिया ने क्या क्या रिफॉर्म्स लाई थी। हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि इंडिया में जब 1991 का क्राइसिस आता है तो हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। इतने ख़राब हो जाते हैं कि इंडिया को अपने गोल्ड रिजर्व्स बेचने पड़े थे। लेकिन ये आखिरी दौर था ह्यूमिलिएशन का। इसके बाद इंडिया ने कुछ सबक सीखे और रिफॉर्म्स लाई, और उसके बाद कभी भी दोबारा पीछे मुड़कर नहीं देखा। इंडिया ने जितने भी बिजनेसेस पे एंट्री बैरियर थे वो ख़त्म कर दिए। इंडिया ने अपनी एक्सपोर्ट्स को प्रमोट किया और ऐसी पॉलिसीज लाई जो कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करें। जितने भी इंपोर्ट लाइसेंसिंग थी उनको सिंप्लीफाई किया, और उसके अलावा टैरिफ्स को कम किया। 1991 में टैरिफ्स थे 70%, और महज कुछ सालों में 1997 में ये टैरिफ्स कम होके हो जाते हैं 25%, और 2010 तक आते आते ये 9% हो जाते हैं। इसके अलावा इंडिया ने फॉरेन ऑनरशिप अलाउ की थी कि अगर आप आकर इंडिया में बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपको ऑनरशिप दी जाएगी, जिसकी वजह से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का बहुत ही ज़्यादा इनफ्लो होता है इंडिया में। और रिजर्व बैंक था जो इंडिया का, उससे डायरेक्ट बोरोइंग खत्म कर दी गई। उसके अलावा टैक्स में रिफॉर्म्स लाई गई। टैक्स में क्या रिफॉर्म्स लाई गई कि जो पर्सनल इनकम थी उसको टैक्स कर दिया गया, कॉरपोरेट प्रॉफिट्स पे टैक्स लगा दिया गया, और कैपिटल गेन्स पे टैक्स लगा दिया गया। जो इंश्योरेंस सेक्टर था उसको भी प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन कर दिया गया, और जो पावर जनरेशन थी वो ना सिर्फ प्राइवेट सेक्टर के लिए बल्कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए भी ओपन की गई। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बनाया, उसको मैंडेटरी करार दिया। इन रिफॉर्म्स के रिजल्ट्स बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग थे। इंडिया ने महज 2 सालों में 1992 से 1993 में 6.7% इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव की। इन्वेस्टमेंट इंडिया की हो जाती है 28% 2004 और 2005 में। प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट इंडिया की 12.9% थी 1991 में, और वो बढ़ के हो जाती है 19.9% 2004 और 5 में, और 2010 तक जाते जाते वो 24% हो जाती है। इंडिया में रेमिटेंसीज इंक्रीज होती हैं रिकॉर्ड लेवल पे। 1990s में रेमिटेंसीज थी 2.1 बिलियन, और वो बढ़ के हो जाती हैं 53 बिलियन डॉलर 2010 में, और 2023 तक आते आते 115 बिलियन डॉलर हो जाती हैं। आप खुद देखें कितना बड़ा शिफ्ट। उसके अलावा फिजिकल डेफिसिट कम हो गया था,
इंडिया का शेयर ग्लोबल मार्केट में बढ़ गया था 0.5% से 1.5%। इंडिया की आईटी एक्सपोर्ट्स इंक्रीज हो गई थी, जहां पे 1990 में $1 बिलियन थी, 2022 में 150+ बिलियन थी। और जितनी भी मेजर कंपनीज हैं जैसे कि एप्पल है, सैमसंग है, वो अपने मैन्युफैक्चरिंग और रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंडिया में स्टार्ट करने जा रही हैं। इंडिया की पॉवर्टी कम हुई, इंडिया की मिडिल क्लास इमर्ज हो जाती है। और पाकिस्तान ऑन दी अदर हैंड, पाकिस्तान में यही रिफॉर्म्स आई, लेकिन उन पे कोई भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। फिर आता है 1998, जब पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर बना था। इंडिया भी सेम टाइम में ही न्यूक्लियर पावर बना था। दोनों कंट्रीज पे सैंक्शंस लगती हैं। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स और रेमिटेंसेस बहुत कम हो जाती हैं। आईएमएफ का प्रोग्राम सस्पेंड हो जाता है। जो बायलैटरल एड थी वो रुक जाती है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ जाती है और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी भी आ जाती है। फिर आता है 1999, जहां पे पाकिस्तान में थर्ड मार्शल लॉ लग जाता है। इंडिया में कोई मिलिट्री की पॉलिटिकल डोमेन में या डेमोक्रेटिक सिस्टम में उस तरह से इन्वॉल्वमेंट नहीं थी जैसे कि पाकिस्तान में थी। तो इंडिया का डेमोक्रेटिक सिस्टम बहुत ही ज़्यादा इवॉल्व कर रहा था, लेकिन पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन उस तरह से इस्टेब्लिश नहीं हो पाई थी। मुशर्रफ कुछ रिफॉर्म्स लेके आते हैं 2000 से 2006 के बीच में। टैक्स बेस को मुशर्रफ ने ब्रॉडन कर दिया था। जो 3 टॉप नेशनलाइज्ड बैंक थे उनको प्राइवेटाइज कर दिया था, और जो टेलीकॉम सेक्टर था उसको प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन कर दिया था, और उस पर से गवर्नमेंट की मोनोपोली खत्म कर दी थी। हायर एजुकेशन कमीशन इस्टेब्लिश किया था मुशर्रफ ने, और उसके अलावा नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो यानी कि नैब इस्टेब्लिश किया था, ताकि करप्शन खत्म की जा सके और अकाउंटेबिलिटी हो। फिर आता है 2007 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से पूरी दुनिया अफेक्ट हुई थी, एंड पाकिस्तान इज नो एक्सेप्शन। फूड और फ्यूल की प्राइसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई थी, पॉवर्टी इंक्रीज हो गई थी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी कंट्री में। फिर आता है 2008 से 2013 का दौर, जहाँ पे डेमोक्रेसी रिवाइव करती है, लेकिन इकोनॉमी अभी भी इस दौर में भी स्ट्रगल करती है। पाकिस्तान पीपल पार्टी आती है, लेकिन यहाँ पे डबल डिजिट इन्फ्लेशन रहती है। हैवी डोमेस्टिक बोरोइंग थी इस दौर में। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी रिकॉर्ड लो थी। लेकिन इस दौर में एक मेजर डेमोक्रेटिक विन थी। वो ये थी कि पाकिस्तान ने 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाई थी। 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में पावर सूबों को दे दी गई थी, डिसेंट्रलाइजेशन हुई थी पावर की। उसके साथ साथ लोकल गवर्नमेंट सिस्टम प्रॉपर इस्टेब्लिश किया गया था। लेकिन इस दौर में इसके अलावा कोई मेजर रिफॉर्म्स नहीं आई थी। फिर 2013 से 18 का दौर आता है, जहाँ पे सबसे लैंडमार्क एग्रीमेंट होता है पाकिस्तान का चाइना के साथ, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि सी पैक। और सी पैक पाकिस्तान की हिस्ट्री का अभी तक का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट डिफरेंट फेजेस पे मुश्तमिल है, जिसमें फर्स्ट फेज इसका कंप्लीट हो चुका है और सेकंड फेज इन प्रोसेस है। इस दौरान, ये 2013 से 18 के दौरान लोड शेडिंग बहुत ही ज़्यादा पीक पे थी। सी पैक के अंडर क्योंकि एनर्जी प्रोजेक्ट्स थे, तो एनर्जी क्राइसिस को टैकल कर लिया गया। लेकिन कुछ इंटरनल हर्डल्स की वजह से, सिक्योरिटी चैलेंजेस की वजह से और एक्सटर्नल इन्वॉल्वमेंट की वजह से जितना एक्सपेक्ट किया गया था सी पैक से उतना डिलीवर नहीं हुआ, क्योंकि अभी टाइमली उस तरह से कंप्लीट नहीं हुए हैं सारे फेजेस। फिर 2018 से 2022 की गवर्नमेंट आती है पीटीआई की। पीटीआई के एरा में क्या होता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही थी, लेकिन आ जाता है कोविड-19, जिसने पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिला के रख दिया, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। पाकिस्तान में करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ गया, रिजर्व पाकिस्तान के लो थे, डेट पाकिस्तान का और बढ़ जाता है। फिर अगर 2022 से प्रेजेंट की बात करते हैं, तो अभी कोalition गवर्नमेंट है। कोalition गवर्नमेंट में भी पॉलिटिकल डेडलॉक है, आईएमएफ के पास पाकिस्तान बार बार जा रहा है, करेंसी इंस्टेबिलिटी है, इन्फ्लेशन पाकिस्तान की हाई है। मीनवाइल अगर हम इंडिया की बात करते हैं, तो इंडिया में 2014 के बाद नरेंद्र मोदी अभी तक रूल कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने जो पुरानी पॉलिसीज थी यानी कि 1991 की, उनको ही कंटिन्यू किया और इंडिया के पोर्टफोलियो को और ज़्यादा एक्सपेंड किया। आईटी सेक्टर को बहुत ही ज़्यादा फ्लरिश किया।
इसके साथ साथ नरेंद्र मोदी ने डिफरेंट कंट्रीज के साथ इंडिया के रिलेशनशिप नेक्स्ट लेवल तक पहुंचाए। मिडिल ईस्ट के साथ आज इंडिया की ट्रेड पाकिस्तान से ज़्यादा है, उनके रिलेशन अच्छे हैं। चाइना की बात की जाए तो लद्दाख में इंडिया और चाइना की जंग छिड़ी हुई थी, लेकिन दोनों कंट्रीज की ट्रेड पाकिस्तान के मुकाबले में बहुत ज़्यादा हाई है। यूएसए की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इंडिया का क्लोजेस्ट अलाई है। वो इंडिया को मिलिटरीली इकोनॉमिकली मॉडर्नाइज कर रहा है। यूरोपियन यूनियन के साथ इंडिया के ट्रेड रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं, क्योंकि इंडिया जब भी दूसरी कंट्रीज के पास जाता है तो इंडिया हमेशा ट्रेड की बात करता है, जबकि पाकिस्तान जाता है तो पाकिस्तान एड की बात करता है। इवन अफगानिस्तान की बात करें, बांग्लादेश की बात करें, ईरान की बात करें, नेबर्स के साथ भी इंडिया के अच्छे ट्रेड टाइज हैं। इंडिया इन कंट्रीज के साथ भी ट्रेड कर रहा है। मिडिल ईस्ट में भी इंडिया के लेबर्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। इंडिया ने ये सारे के सारे रिलेशनशिप दूसरी कंट्रीज के साथ ट्रेड की बेसिस पे बनाए हैं, एड की बेसिस पे नहीं बनाई। पाकिस्तान जब भी दूसरी कंट्रीज से बात करता है तो पाकिस्तान की डिपेंडेंसी होती है उन कंट्रीज की तरफ कहीं ना कहीं पे। यूएसए की बात करें तो एक्सपर्ट्स का यही कहना है कि पाकिस्तान और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के रिलेशनशिप हमेशा किसी थर्ड पार्टी की वजह से रही हैं, चाहे वो सोवियत अफगान वॉर हो या फिर वॉर ऑन टेरर हो। हालांकि यूएसए पाकिस्तान का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, चाइना से भी बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। चाइना और पाकिस्तान की बात करें तो ये दोनों ऑल वेदर फ्रेंड्स हैं, लेकिन अगर ट्रेड की हम बात करते हैं तो ट्रेड उस लेवल की नहीं है जितनी के होनी चाहिए, जितनी के इंडिया के साथ है। और इंडिया के साथ जो थोड़ी बहुत ट्रेड पाकिस्तान की हो रही थी वो आर्टिकल 370 और 35A की रेवोकेशन के बाद वो भी बंद हो गई है। पाकिस्तान भी इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर रहा है। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल यानी कि SIFC के अंडर पाकिस्तान भी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के साथ ट्रेड रिलेशन को बेहतर कर रहा है। वहाँ से एग्रीकल्चर, IT, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में फॉरेन इन्वेस्टमेंट को पाकिस्तान अट्रैक्ट कर रहा है। पाकिस्तान भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस प्रोवाइड कर रहा है SIFC के अंडर। ये प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। आज सवाल ये नहीं है जो कि हमने पहली वीडियो में बात की कि जब आज़ाद हुए थे दोनों मुल्क तो किसके पास रिसोर्सेज ज़्यादा थे। आज सवाल ये है कि इंडिया की तो 3% ग्रोथ थी जब पाकिस्तान की 6% ग्रोथ थी, तो आखिर इंडिया ने पॉलिसीज उसके बाद बनाई हैं, उसको इम्प्लीमेंट किया है, उसने उनको कंटिन्यू किया है। पाकिस्तान में हर नई गवर्नमेंट आती है वो अपनी पॉलिसी लाती है और दूसरी गवर्नमेंट की पॉलिसी को डिसकंटिन्यू कर देती है, और वो कहीं पुरानी फाइल्स में, पब्लिक ऑफिसेज में उन्हीं फाइल्स की हद तक जिंदा रहती है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान कभी भी कंसिस्टेंसी लाएगा पॉलिसीज में, क्योंकि पाकिस्तान में पॉलिसीज बेस्ट रिटन फॉर्म में है। चाहे हम नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी की बात करें या अभी रिसेंटली पाकिस्तान ने उड़ान पाकिस्तान में 5E इंट्रोड्यूस किए हैं, या पाकिस्तान का विजन 2025 है, ये बेस्ट पॉलिसीज है बट रिटन फॉर्म में। लेकिन मसला क्या है? मसला इम्प्लीमेंटेशन में है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान में कभी भी कंसिस्टेंसी आएगी, कभी भी पाकिस्तान में डेवलपमेंट गारंटी होगी? क्या ये पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ स्लोगन बन के रह जाएंगे? क्या हर नई आने वाली गवर्नमेंट नई पॉलिसीज लेके आएगी और दोबारा से उस सफर को शुरू करेगी? ये देखेंगे हम अगली एपिसोड में। अगली एपिसोड में हम बात करेंगे कि पाकिस्तान ऐसी कौन सी पॉलिसीज अडॉप्ट कर सकता है कि वो ग्रोथ लेवल को अचीव कर सकता है, क्योंकि इंडिया ने महज कुछ सालों में ग्रोथ अचीव की है और सेम चाइना ने भी, और पाकिस्तान भी कर सकता है लेकिन कुछ रिफॉर्म्स के साथ। वो रिफॉर्म्स हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।